Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to discuss our very important topic, that is an oxidation state. In your previous classes you have learned about the oxidation state, that what is an oxidation state and how to calculate the oxidation state of various elements. So in this video you are going to know about the oxidation state of various elements in a periodic table. So we are going to discuss the oxidation state. So if you define the oxidation state of elements, oxidation state is defined as charge either that is positive or negative on a compound. It means that if a compound have a positive or a negative charge, mean both of the charges on it. So अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपल एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल आपके पास है NaCl, तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसकी -1 है. सो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी कंपाउंड, NaCl आपके पास क्या है, एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के ऊपर जो चार्जेस आइदर दैट इज़ पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. सो दो चार्जेस ऑन एन कंपाउंड दैट इज़ कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो अगर हम कंपाउंड्स के से रिलेटेड बात करें कि भाई कंपाउंड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस तरह से है, तो हमारे पास जो कंपाउंड्स हम ले लेते हैं, एक आयोनिक कंपाउंड है, एक हम कोवलेंट कंपाउंड्स ले लेते हैं. हम आयोनिक कंपाउंड्स को कह सकते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय एन एटम. फॉर एग्जांपल आपके पास एक NaCl है, अगर NaCl का एक कंपाउंड आपके पास बनता है तो इस NaCl में कि ऊपर आपको पता है सोडियम की +1 और क्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 चाहिए, तो 7 तो नहीं गेन करेगा मगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने क्या किया, लूज़ बाय एन एटम. इसका मतलब है कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है. तो यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज एंड इलेक्ट्रॉन गेन करने से जो चार्जेस आ रहे हैं दैट इज़ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो वो कंपाउंड्स कौन से कहलाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. वाइल इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं जिसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. यानी कि इसमें हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड जिनमें अगर आपके इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस आता है तो वो कंपाउंड्स हम देख लेते हैं. वो फॉर एग्जांपल SnCl4 है, ये आपके पास जो कंपाउंड है इसमें जो Sn है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास कितनी है, +4, और इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन कितनी है, -1 है. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख लें तो आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है आपके पास SnCl4 का. SnCl4 में मैंने अब आपसे कहा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास कितनी है, इसकी है +4 है. ठीक है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो क्लोरीन की कितनी, -1 है. तो अब ये क्लोरीन क्या करेगा, इस SnCl4 के बाद पास जो 4 लूज होने वाले इलेक्ट्रॉन और 4 ही क्लोरीन्स हैं, तो क्या करेगा कि जो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इससे शेयर पर इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों के बीच में ज़्यादा है. तो ऐसे कंपाउंड जो बनते हैं इनको हम क्या कह देते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स कह देते हैं. अगर आप बात करें कि ग्रुप्स की बात करते हैं, हमारे पास ये बात गौर से सुनने वाली, इससे आपका पूरे पीरियोडिक टेबल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद हो जाएगी. ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 एंड 4, ये जो 4 ग्रुप्स मैंने आपको मेंशन किए, यानी कि अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बोरोन फैमिली एंड कार्बन फैमिली. अब क्या होता है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस पे आपके पास डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनटू द आउटर मोस्ट शेल. पहला पॉइंट, जो ये तमाम ग्रुप्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे. एक तो ये बात ध्यान में रखिएगा. नंबर 2 टिप आपके पास ये है कि इन 4 जो ग्रुप्स के जो 4 ग्रुप नंबर होते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 है तो जो ग्रुप नंबर होता है वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है. यानी कि ये 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा. आपके पास ये है कि अगर ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 4 तक के जो भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे उसका जो ग्रुप नंबर होगा वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा. ठीक है, अगर आपको उसका ग्रुप नंबर आपको पता फॉर एग्जांपल बोरोन जो है ग्रुप नंबर 3 से है, तो आपके जहन में बात आ जानी चाहिए ये अगर ग्रुप नंबर 3 में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट B+3 होगी. ठीक है, अगर आपके पास दूसरा ये कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता हो, जो फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 3 है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3. फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल देती हूँ. ग्रुप नंबर 1 है ना, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है,
बोरोन फैमिली जो है इनके जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोशन में वो कितने हैं 3, और जो कार्बन फैमिली है इनके इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोशन में है 4। तो ये तो एक तो पता चल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द आउटर मोशन। अब ये कौन सा है, ग्रुप नंबर 1 में है, ये कौन सा है, ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 3 इन ग्रुप नंबर 4। सो इन्हीं ग्रुप्स की वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। अब वो प्लस बनेगी या माइनस बनेगी आपको कैसे पता चलेगा, देखिए आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 हैं, 4 और लेस देन 4 अगर आपके पास आते हैं तो वो दैट डिटरमाइंस द प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए आपके पास क्या है, अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, मैं कह रही हूँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है, इसकी कितनी होगी +2 ऑक्सीडेशन, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी है +4 भी हो सकती है एंड -4 भी हो सकती है। ये तो अगर हम डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू द बॉन्डिंग थ्योरी आपको पास आउटर मोशन कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो भाई आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 कोई देगा नहीं, तो मजबूरी में इसको 1 देना पड़ेगा। अब इसके ग्रुप नंबर 2 की बात करते हैं। इस ग्रुप नंबर 2 के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मज़ीद इसको कितने चाहिए, 6 चाहिए। 6 तो कोई नहीं देगा इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। अब ग्रुप नंबर 3 के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, भाई ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा क्योंकि 5 ये गेन नहीं करेगा। अब +4 या -4 में जो कार्बन है इसका कुछ प्रिक्यूलर बिहेवियर आगे चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे कि इसकी +4 भी है ऑक्सीडेशन स्टेट, -4 भी है। अगर +4 आ रही है तो इसका मतलब आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 दे देगा, तो या तो वो पूरा 4 दे देगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो ले लेगा। चलिए अब हमने 1 से लेके 4 तक की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर 5 की ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेते हैं। अब यहाँ से चीज़ चेंज हो रही है। अब वो चेंज कैसे हो रही है कि अब ग्रुप नंबर जो 5 हैं इनके जो है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट 2 बन सकती हैं, ठीक है। अब वो कैसे बनेंगी, इलेक्ट्रॉन इनटू द वैलेंस शेल, यानी कि अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल है वो भी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे, या नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द शेल, यानी कि जो जितनी वैकेंसीज खाली हैं उसके पास वो भी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकती है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं आपके पास जो है ग्रुप नंबर 5 की, नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाली फैमिली की। अब ये कौन से है ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 5 से। इसका मतलब ग्रुप नंबर 5 है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोशन में कितने हैं, ग्रुप नंबर बी डिसाइड कर रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। इसका मतलब ग्रुप नंबर टेल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द वैलेंस शेल। सो जो ग्रुप नंबर 5, अगर मैं सिर्फ बात कर रही हूँ नाइट्रोजन की, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो हो गई हमारे पास +5, ठीक है। दूसरी जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास आती है +3 भी आती है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या तो ये दे देगा या 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। इसकी आगे फर्दर नाइट्रोजन वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ग्रुप नंबर 6 की बात करें। कौन सी ग्रुप की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन फैमिली की बात करें। अब ग्रुप नंबर 6 जो है इनकी ऑक्सीडेशन, देखो ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है। ग्रुप नंबर डिसाइड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, +6। अब +6 है ना, अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट हुए होते हैं इनटू द आउटर मोस्ट शेल। So the elements of group number 6 have to gain further 2 electrons to complete its outermost shell. So either they give 6 electrons, most probably they have ability to gain electrons, therefore they have a valency of -2. They all are more electronegative as compared to the group number 5. So they have an oxidation state +6 and -2. +6 किसके अंदर, अगर हम +6 के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो है H2SO4 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके पास जो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी, +6 है। अगर हम इसमें H2S में देखें तो इसमें सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आती है, -2 आती है। नाउ वी हैव एन ग्रुप नंबर 7A, विच ग्रुप्स इंक्लूड, दिस इंक्लूड्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये वाले ग्रुप की मैं बात करूँ, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। अब आपके पास आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, सो दिस ग्रुप डोंट गिव 7 इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एलिमेंट,
इट हैज़ एबिलिटी टू वन मोर इलेक्ट्रॉन, ऑल्दो ये सारे के सारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देने की। तो दे हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज़ -1, ऑलवेज -1। सो our last group is group number 8A, that is called as a noble gases. This is called as a noble गैसेस वाला ग्रुप है। तो जाहिर बात है नोबल गैसेस हमारे पास वो वाली गैसेस हैं, या नोबल ग्रुप वाला ग्रुप नंबर, या इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। दे हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो। व्हाई दैट इज जीरो? बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटेड। तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन देने की और लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास जो नोबल गैसेस होती हैं, इनका जो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने की वजह से ये जो है इलेक्ट्रॉन ना तो देते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो देयरफॉर दे हैव ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज़ ज़ीरो। नाउ वी द रिमेनिंग एलिमेंट्स विच इज़ लेफ्ट। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोस एलिमेंट विच शो द वेरिएबल वैलेंसी। अगर यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनटू द वैलेंस शेल, यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, या अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला कंप्लीट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें हम इसकी वेरिएबल वैलेंसी को डिस्कस करेंगे। मगर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्चुअली ये भी बताते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। अगर हम इसमें देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखते हैं, ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं ये चूँकि मेटल्स हैं मगर इनको हम बी इनकी जो होती है। अच्छा, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास मौजूद होते हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, हमने ये प्रीवियस जब हम पीरियोडिक टेबल इनिशियल में डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था इनकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, चूँकि ये डी ब्लॉक में है तो डी सब शेल के अंदर चली जाती है। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो डी सब शेल में हाफ फिल्ड होते हैं। ये बात याद रखिएगा, आपके पास जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। चलें इस डायग्राम को अब हम देख लेते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम पीरियोडिक टेबल से देख लेते हैं। जितने भी जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग करते हैं बी सब ग्रुप के अंदर। किसके अंदर? बी सब ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये वाला ग्रुप जो यहाँ तक है ये क्या कहलाता है? बी सब ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाता है। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इज़ इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर। ठीक है, जो इनका ग्रुप नंबर होगा वही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। फॉर एग्जांपल जो कॉपर वाला जो ग्रुप है ये ग्रुप नंबर फर्स्ट बी, जिंक वाला सेकंड बी, ये वाला स्कैंडियम थर्ड बी। जो ये फर्दर एलिमेंट्स होते हैं, ये जितने भी आगे फर्दर ऑनवर्ड्स एलिमेंट्स हैं इनका जो ग्रुप नंबर है वो डिटरमाइन करता है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर की +1, आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, +1 है। जिंक जो है चूँकि मेटल, देखो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो मेटल्स जो हैं वो कौन से होते हैं? विच हैव एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इसी तरीके से अगर हम मैंगनीज़ की ले लें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके अंदर कैपेबिलिटी ये है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? लूज़ कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। सो दीज एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसीज। तो मैंने आपके साथ एक डिसवैलेंसी डिस्कस किया, पूरे आगे हमने चैप्टर के अंदर इसकी अनदर वैलेंसी भी डिस्कस करनी है। सो दिस इज़ योर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के एबल होते हैं। जितने भी मेटल्स आपके पास होते हैं दे हैव एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जितनी भी मेटल्स होती हैं दे हैव एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। अब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं दैट इज़ जो आपके पास जो लूज़ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। तो हम ये कहते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। सो दिस इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब आपके पास क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं जो ग्रुप नंबर फर्स्ट ए एंड सेकंड ए की बात करते हैं।
अल्कली मेटल्स की एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। अल्कली मेटल्स में बात आ रही है मेटल्स की, कोई भी मेटल बेशक ट्रांजिशन मेटल्स हों वो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करती हैं। जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है एंड जो सेकंड नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इनकी इंक्रीज़ हो जाती है। कैसे इंक्रीज़ हो जाती है? फ्रॉम अगर आप जाएंगे टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हो जाती है? इंक्रीज़। क्यों? टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज़ इंक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम कॉइनेज एलिमेंट्स का देखें, अब ये जो कॉइनेज एलिमेंट्स होते हैं ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ और कहाँ पर होते हैं? ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपके पास होते हैं ये उनके बीच में होते हैं। अब आपके पास कॉइनेज एलिमेंट्स जो हैं ये आपके पास फर्स्ट बी जो है, कौन सा आपके पास जो है, जो फर्स्ट बी आपके पास जो पीरियोडिक टेबल में इनका ग्रुप मौजूद है उनके एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? कॉइनेज मेटल। अब ये तो ये जो आपके पास फर्स्ट बी होते हैं इनकी मैंने बताया पिछले टॉपिक में भी बताया था कि जो ग्रुप नंबर होता है वो डिसाइड करता है उसकी ऑक्सीडेशन से। तो फर्स्ट बी की ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी कितनी हुई? +1। तो इनका एक तो एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है, तो साइज़ भी ज़्यादा है, एटॉम मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन भी, तो इन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना क्या होता है? आसान होता है। असल में इनको कॉइनेज एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ना कॉइन्स बनती थी। फॉर एग्जांपल कॉपर के कॉइन्स हैं, इसके अलावा आपके पास जो है वो सिल्वर के या गोल्ड इनके जो हैं वो कॉइन्स बनते हैं, तो इनको इसी वजह से इनको कॉइनेज एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, देखिए ये आपके पास ये जो है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये आपके पास क्या कहलाते हैं? कॉइनेज मेटल्स या कॉइनेज एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं क्योंकि इनसे क्या बनाए जाते हैं? कॉइन्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी कार्बन फैमिली को देख लेते हैं, जितनी भी जो कार्बन फैमिली है यानी कि जो ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करते हैं, इस कार्बन फैमिली में अगर हम कार्बन को देख लें तो अगर हम मैं सिर्फ एलिमेंट कार्बन की बात करूँ, कार्बन ग्रुप नंबर 4 बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है? आपके पास बिलोंग करता है कार्बन फैमिली का। मगर इस टाइम मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ कार्बन की। कार्बन एग्जिस्ट इन 2 एलेट्रोपिक फॉर्म, फर्स्ट वन इज डायमंड एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड ग्रेफाइट। अब जो डायमंड होता है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्रेफाइट का जो है वो जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है इसकी इतना ज़्यादा टाइडली बाउंडेड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इतना टाइडली बाउंड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होती नहीं। जो डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ग्रेफाइट में जो लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ईजिली मूव करते हैं जो है वो लेयर्स के बीच में, मूव करते हैं लेयर्स के बीच में से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेफाइट होता है उनके बीच में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली या फ्री टू मूव होते हैं। अगर आप इस पीरियोडिक टेबल में देखें तो कार्बन और जो सिलिकॉन होते हैं ज़्यादातर इनमें इनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म तो होती है, मगर अगर हम सिंपली अगर ये देखें वैसे मोस्टली जो कार्बन होते हैं अगर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कार्बन का स्ट्रक्चर कंपाउंड या सिलिकॉन का जो कंपाउंड अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री टू मूव नहीं होते, देयरफॉर दे आर नॉन कंडक्टर। मगर अगर हम इस फैमिली में नीचे मुख की तरफ मूव करते हैं तो ये फेयरली गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं। अब क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक में एक मेटल एंड नॉन मेटल्स वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें ये डिस्कस किया था कि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है जबकि मेटालिक करेक्टर इंक्रीज है। तो ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स है। अब इनके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा बहुत आसान होता है, तो ये फेयरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। अगर आप बात करते हैं ग्रुप नंबर 5-6 से लेकर ग्रुप नंबर 7 की अगर आप बात करते हैं, ग्रुप नंबर 6 और जो 7 होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इसकी क्या रीज़न होती है? जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन आइदर टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होती है इनकी लो होती है। इसके अलावा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए कोई जनरल टर्न असाइन जो है ट्रेंड असाइन नहीं हुआ हुआ, तो इसी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है वो वेरी करती रहती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी
इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब, ठीक है। जब हमारे पास क्या होगा, गैशियस आयन कोई भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन है, क्लोराइड आयन है या सोडियम आयन है। अब ये किसके अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, यानी कि जब ये आयन्स वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। इसको समझने के लिए हमने क्या करना है कि एक एग्जांपल लेनी, फॉर एग्जांपल NaCl है, हमने ये NaCl लिया, NaCl को फॉर एग्जांपल हम डिसॉल्व कर देते हैं वाटर के अंदर, एक बकेट लिए फॉर एग्जांपल, इसमें अपने वाटर को NaCl को इसके अंदर डिसॉल्व किया। हमारे पास डिसॉल्व होने की कहानी क्या होती है कि जो सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, चूँकि एक सॉलिड स्टेट के अंदर मौजूद है, जब इसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये अपने आप को किस में चेंज कर लेता है, सोडियम आयन में, एंड किस में कन्वर्ट कर लेता है, क्लोराइड आयन में। अब हमारे पास क्या है कि जो सोडियम क्लोराइड है असल में ये कॉमन या टेबल सॉल्ट कहलाते हैं। ये जो आपके पास NaCl है एक्चुअली ये जो है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो ये इस तरह से मौजूद होते हैं, ये इसकी अच्छी क्लोज पैकिंग होती है। तो देखिए आपको इस क्लोज पैकिंग को तोड़ने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एंडोथर्मिक का प्रोसेस है, तो ये क्रिस्टल लैटिस क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब वो क्रिस्टल लैटिस टूटेगा तो ये सोडियम क्लोराइड का जब क्रिस्टल लैटिस टूटेगा तो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, सोडियम आयन में, एंड किस में कन्वर्ट कर लेगा, क्लोराइड आयन्स में, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं दिस द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl दैट इज कॉल्ड एज अ लैटिस एनर्जी, ठीक है। ये क्या कहलाती है आपके पास, लैटिस एनर्जी कहलाती है। तो लैटिस एनर्जी कहलाती है, मगर इस तरह 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब मैंने आपसे ये कहा कि जब NaCl टूटता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम आयन में एंड क्लोराइड आयन में। अब सोडियम आयन जो आपके पास बना है, अब सोडियम आयन तब बना था +1 जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है। अब आगे हम लोग ये देख लेते हैं कि जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन्स बन गए हैं, अब ये वाटर के अंदर किस तरह से डिसॉल्व होते हैं। देखिए ये हमारे पास एक सोडियम का एक आयन है, ठीक है, वो जो जब डिसोसिएट हो गया था NaCl दैट इज बिकम्स अ सोडियम आयन एंड ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू अ क्लोराइड आयन में। तो अब जो सोडियम आयन है वो वाटर के नेगेटिव पार्ट को सराउंड करता है, क्योंकि वाटर हैव अ 2 चार्जेस, पार्शियल पॉजिटिव ऑन हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम है। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम, द पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इन अ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द सोडियम, या हम कहेंगे कि जो सोडियम आपके पास आयन है जिसको हम कैटायन कहते हैं, इसको वाटर के नेगेटिव वाला पोर्शन जो है वो उसको सराउंड कर लेगा। वाइल इन केस ऑफ क्लोराइड आयन, अब क्लोराइड आयन जो है वो जो वाटर के जो है वो पॉजिटिव पोर्शन, यानी कि जो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव जिसके ऊपर चार्ज है वो क्लोराइड को क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है। अब आपके पास क्या है, जब सोडियम और वाटर, जो आपके पास सोडियम इन अ गैसियस स्टेट जो है जब वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, तो जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन पैदा होती है तो इसके रिजल्टेंट में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। इसी तरीके से जब क्लोराइड आयन है, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल जब क्लोराइड आयन को सराउंड करते हैं तो आपके पास क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर सराउंड, हाइड्रेट मतलब हाइड्रेशन मतलब वाटर का सराउंड करना। तो अब हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी हाइड्रेशन एनर्जी। तो जब सोडियम वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है तो इसकी जो जो हाइड्रेशन एनर्जी या जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है वो 390 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है। वाइल इन केस में अगर आप ये एग्जांपल देख लें, क्लोराइड को जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी या जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ होती है वो आपके पास कितनी थी है, -384 किलो जूल पर मोल। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, हाइड्रेशन एनर्जी। अब डेफिनेशन का ये पार्ट आपको समझ में आ गया कि द अमाउंट ऑफ, एक्चुअली में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज होती है, ठीक है। वन, जब आपके पास कोई भी गैशियस आयन वाटर के अंदर जो है वो डिसॉल्व होते हैं तो वो अब आपकी आगे डेफिनेशन में लिखा टू गिव इनफाइनाइट
डाइल्यूट सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो ये आयंस हैं इनकी क्वांटिटी वाटर के जो है मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में कम होती है। जो सोल्यूशन वो बनाती है वो कौन सा होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन वो सोल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम और सॉल्वेंट की वाटर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ए डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ऐसे सोल्यूशंस जो होंगे वो आपके पास क्या कहलाते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशंस कहलाते हैं। अब हम इसका देख लेते हैं ट्रेंड्स। अगर हम ग्रुप में देखें, ग्रुप में फॉर एग्जांपल हम ग्रुप नंबर फर्स्ट ए की बात करते हैं। फर्स्ट ए में अगर हम टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि डिक्रीज़ क्यों हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पर चार्ज टू साइज़ रेशियो डिक्रीज़ होता है। अब चार्ज टू साइज़ रेशियो क्या होता है, चार्ज टू साइज रेशियो कैलकुलेट करना, ये मैं आगे आपको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा इजी, उससे आपको हाइड्रेशन एनर्जी भी समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है कौन सा है, फर्स्ट ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी है, +1 है। लिथियम की कितनी है, +1, और सोडियम की कितनी है, +1 है। अब जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो आपको पता है जब हम कोई किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं तो उस एटम का साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो जो हाइड्रोजन का जो साइज़ आया वो आएगा 120 पाइकोमीटर, और लिथियम का 182, और आपके पास सोडियम का आता है 227 हो गया। ये इसके क्या आ रहे हैं, साइज आ रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा साइज है, ये साइज ऑफ आयन है, यानी कि जब हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम ने जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो उनका साइज रिड्यूस हुआ था वो ये वाले साइजेस थे, ठीक है। अब चार्ज, हमने कहा चार्ज टू साइज, साइज तो आपको पता चल गया। अब चार्ज के सबके ऊपर जो चार्ज है वो +1 है, जैसे मैंने ऊपर ही कहा। जब हम चार्ज टू साइज रेशियो लिखते हैं तब हम उसमें पॉजिटिव जो हो चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो हम उसको नहीं मेंशन करते, उसको हम निगलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास इनका जो चार्ज आ रहे +1 है, जो 111, और आपने नीचे उसके क्या मेंशन कर देने, साइज, कौन सा साइज होगा, ये आयोनिक साइज की बात करें, ठीक है। अब जब हमने इसके जो आंसर्स आते हैं वो ये हैं, तो टॉप टू बॉटम जो हाइड्रोजन का जो आपके पास चार्ज टू साइज रेशियो वो ये है, और ये आपके पास लिथियम का 0.05 और आपके पास सोडियम का कितना 0.04 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो ये वैल्यू डिटरमाइन कर रही है कि आपके पास चार्ज टू साइज रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसी वजह से आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसी तरीके से अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपको पता है जो एटम का साइज़ डिक्रीज़ होता है और चार्जेस भी चेंज होते रहते हैं, तो एक तो साइज़ कम होने की और चार्ज टू साइज़ रेशो इंक्रीज़ होने की वजह से इनकी हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब आपके पास आपकी बुक की एक है जो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस जो हैं, ये आपको सारे जो हैं ये लर्न करने पड़े। अब वही जो मैंने आपको एक एग्जांपल सोडियम की थी, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो वाटर के अंदर थी वो भी मैंने मेंशन की, और क्लोराइड की भी मैंने यहाँ से मेंशन की थी। ये टेबल जो है जो ये मैंने हाईलाइट किए, जो 3 स्क्वायर में लेके आई हुई हूँ, ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑफनली MCQs में बोर्ड में आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि ये पूरा जो टेबल है इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस जो है एज ए MCQ के तौर पर प्रिपेयर करने हैं।